हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम था क्लाइमेटोलॉजी। हम जलवायु विज्ञान को कवर कर रहे हैं। उसमें से मैंने एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल को और वायुमंडल के परत के बारे में मैंने बिल्कुल बारीकी से और डिटेल से मैंने उसको कवर किया है। आज देखेंगे हम इंसोलेशन एंड हीट वेव। मुझे उम्मीद है आपको इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम सीधे शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलिए। टॉपिक का नाम है इंसोलेशन एंड हीट बजट। ठीक है, हम इसको हिंदी में बोलते हैं सूर्यताप और उष्मा बजट। पहले आप यूँ समझिए, इंसोलेशन का मतलब सूर्यताप होता है, ना कि सूर्यताप। सूर्यताप का मतलब टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को हिंदी में तापमान बोलते हैं। तापमान और सूर्यताप में थोड़ा सा फर्क है। तापमान का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितना गर्म है हम उसको कैसे नापेंगे। वो एक डिग्री ऑफ हॉटनेस है। कोई चीज़ कितना गर्म है हम उसको कैसे पता कर पाएंगे कि कोई चीज़ कितना गर्म है, तो तापमान से पता करते हैं। लेकिन सूर्यताप का मतलब ये हुआ कि सन से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सन से हमको लाइट मिलता है और हीट मिलता है। उस दोनों चीज़ का हमारे अर्थ पे आना, हम उसी को बोलते हैं सूर्यताप का अर्थ पे आना। ओके जी, तो हम इसको दोनों को पहले बारीकी समझते हैं। सूर्यताप इंसोलेशन, इसका मतलब ये हुआ सन जो चीज़ें हमें देता है, हीट दिया, लाइट दिया, उसका हमारे अर्थ पे आना, पृथ्वी पे आना, हम उसी को बोलते हैं इंसोलेशन। और हीट बजट, उष्मा का बजट। बजट का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी इनकम है, आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए क्या बजट रखते हैं, है कि नहीं। तो वैसे सन के पास जो भी हीट है, जो भी हीट उसके पास है, जो अर्थ पे भेजा, उसका कितना परसेंट हमको मिला, मतलब अर्थ के पास मिला, और कितना वापस चला गया। ये सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑफ द सन। सन का जितना भी हीट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा कैसे होता है, उसका बजट कैसे डिसाइड होता है, हम उसको देखते हैं हीट बजट में। ठीक है, तो इंसोलेशन हम उसको बोल देंगे इनकमिंग रेडिएशन या आगामी विकिरण। विकिरण का मतलब ये हुआ कि सन का लाइट, जब आप देखिए 3 ढंग का होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर बोल सकते हैं हीट का। एक होता है रेडिएशन, एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है आपका कंडक्शन होता है। कंडक्शन क्या होता है, बेसिकली ठोस से होके जाता है। कन्वेक्शन लिक्विड में जाता है, और रेडिएशन बिना किसी मीडियम से होके आता है, उसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपल से वही बात बोल रहे हैं। सूर्यताप मतलब सन की लाइट, सन का हीट अर्थ पे जब आता है हम उसको बोलते हैं आगामी विकिरण, मतलब आने वाला विकिरण। इनकमिंग रेडिएशन, इनकमिंग का मतलब आने वाला, आउटगोइंग का मतलब बाहर जाने वाला। आप फ़ोन पे बात भी करते हैं तो बोलते हैं क्या, इनकमिंग कॉल आया मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से मुझे कोई फ़ोन किया है, अंदर आया फ़ोन उसका। हम जब बाहर किसी को फ़ोन करेंगे तो बोलेंगे आउटगोइंग कॉल, मतलब बाहर जाने वाला। तो इनकमिंग रेडिएशन इंसोलेशन हमारा हो गया। उसके बाद हीट बजट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, उष्मा का बंटवारा, वही कहलाता है हीट बजट। ओके, अब बात करते हैं पहले आखिर इंसोलेशन का क्या क्या फ़ायदा है। पहली चीज़ ये समझिए, जो हमारा इंसोलेशन है, आज इसी इंसोलेशन की वजह से जितनी भी लिविंग थिंग्स है अर्थ पे वो सरवाइव कर पाती है, वो जिंदा जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी वजह से। अगर सन का लाइट, अगर सन का हीट हमारे अर्थ पे नहीं आता तो हम अभी तक एग्जिस्ट यहाँ पे करते नहीं, हम लोग यहाँ पे जिंदा रह ही नहीं पाते। तो जो भी लिविंग थिंग्स है वो यहाँ पे जिंदा इसलिए है क्योंकि सूर्यताप अर्थ पे पहुँचता है, सन का लाइट, सन का हीट यहाँ पे आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो इंसोलेशन है वो कैसे पहुँचता है। अब देखते हैं यहाँ पे जो इंसोलेशन है हम उसको कैसे बांटते हैं। इंसोलेशन को बांटते हैं 2 तरीके से। जो सन का हीट अर्थ पे पहुँचता है वो आता है 2 तरीके से। एक आता है पार्टिकल के रूप में, हम इसको कण बोल सकते हैं। एक बोलते हैं रेज, मतलब किरण के रूप में या लाइट के रूप में। आप समझिए यहाँ पे ये सन हो गया, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, यहाँ से यहाँ तक अर्थ है मान लेते हैं। अब जो सन का लाइट यहाँ से निकला तो आप देखिए जो रेड कलर का यहाँ दिख रहा है आपको, जो भी रेड कलर में है वो आपका हो गया, मान लेते हैं वो लाइट है। लेकिन लाइट के साथ साथ ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है वो क्या करता है, हीट को अपने अंदर लेके आता है। या फिर यूँ समझिए, जो सन का एनर्जी है, जो सन का एनर्जी वापस अर्थ पे पहुंचता है, वो एनर्जी किस में, एक पैकेट, एक बंडल बन के वो नीचे आता है, नीचे धीरे धीरे। और जो रे है हमारा वो लाइट को लेकर आता है, वो तरंग को लेकर आता है। इसलिए बोलते हैं जो इंसोलेशन है 2 तरीके का, एक कण के रूप में और एक आपका रे मतलब किरण के रूप में होता है। ठीक है, अब जो कण है हम हर एक कण को बोलते हैं फोटोन बोलते हैं। इसको हिंदी में फोटोन बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको फोटोन से बोलते हैं। तो जो आपका पार्टिकल हो गया, जो कण हो गया, जो हमारा कैरियर है, जो एनर्जी को ढोने वाला है, हम इसी को फोटोन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर ये कितना होता है। अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले, या फिर यूँ समझिए अगर हम एक स्क्वायर खींचते हैं
एक स्क्वायर, और उसकी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की बात करें तो उसका चारों साइड सेम ही होता है। तो अगर हम इतनी एरिया की बात करें, इसका एरिया कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में 6.5 बिलियंस इतना फोटोन्स हमारे अर्थ पे पहुंचते हैं सन से। ठीक है, अब ये तो फिक्स वैल्यू है, इसीलिए हम इस फिक्स वैल्यू को क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। इसका मतलब सौर स्थिरांक। ये कोई फिक्स पॉइंट जो है वो हम लोग नहीं निकालते, वो साइंटिस्ट लोग करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो वो अनुमान लगाने के बाद हम लोग को बताते हैं कि जो ये लगभग इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना बिलियंस लगभग फोटोन का नीचे आना होता है। अब बात करते हैं रे के बारे में। बात करते हैं जो इंसोलेशन है वो हमारे किरण के रूप में भी हमारे अर्थ पे पहुंचता है। अब जब रे की बात करें तो रे को आने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे बेसिकली क्या होता है, जैसे करंट की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं, जैसे हम जिससे बोल रहे हैं तो मेरा जो साउंड है वो आपके तक कैसे पहुँचता होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर है। अगर यहाँ पे एयर नहीं होता तो हमारा साउंड यहाँ से ट्रेवल वहाँ तक कर ही नहीं पाता है कि नहीं। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, एयर चाहिए। अब मान लेते हम चले गए स्पेस में। स्पेस में तो वहाँ पे एयर है ही नहीं। अगर वहाँ पे एयर नहीं है इसका मतलब हम वहाँ पे लाख चिल्लाते रह जाएंगे तो कोई भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर चाहिए, मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। लेकिन जब इसकी बात करते, रे की बात करते, सन का जो हीट है, लाइट है, उसको आने के लिए उसको मीडियम का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ता है। वो सीधे हमारे अर्थ पे पहुंच जाता है। बीच में तो स्पेस भी है, वहाँ पे कोई भी गैस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं जो रे है उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं यहाँ पे जो रे है, हम उसको क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं सन से सिर्फ एक रे नहीं आता है, कई ढंग का रे आता है। हम जो लाइट दिखते हैं, हम जैसे किसी चीज़ को देख पाते वो एक लाइट है, लेकिन जो सन का लाइट है वो कई तरीके का होता है। उसी लाइट में से एक टाइप है जिसको हम देख पाते हैं, है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं विजुअल रे बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो सन का रे है, जो सन की किरणें हैं, उसको हम 4 तरीके से डिवाइड करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। हम हर एक ग्रुप को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले बांटते हैं यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, एक्स को। फिर दूसरे में रखते हैं अल्ट्रावायलेट, तीसरे में रखते हैं विजुअल, चौथा में रखते हैं इंफ्रा, रेडियो और माइक्रो। अब हम क्या करेंगे, बारीकी से चारों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। पहला हो गया हमारा स्पेक्ट्रम, जिसमें गामा रे आता है, अल्फा आता है, बीटा आता है और एक्स रे आता है। इतना आता है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हमारा गामा रे। गामा रे का सबसे ज़्यादा होता है पेनिट्रेटिंग पावर, इसको बोलते हैं भेदन क्षमता। अच्छा, अब ये क्या होता है, अब हम इस चीज़ को यहाँ समझते हैं। अब देखिए जो लाइट है, हम क्या करते हैं उसको एक फ्रीक्वेंसी टर्म आता है, एक आपका तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ टर्म आता है। हम दोनों को बारीकी से समझते हैं। जिससे मान लेते हैं लाइट यहाँ से निकलना शुरू हुआ, तो जो लाइट है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल जो भी तरंग होती है हम उसके बारे में बाकी देखेंगे फिजिक्स में। अभी सिर्फ ये समझिए, जो हमारा लाइट है वो कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे स्पीड में। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे दिखाएं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बोलते हैं एम्पलीट्यूड, हम इसको आयाम बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि एक बार यहाँ से यहाँ गया, अब फिर से एक बार यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो एक चक्कर बोल देंगे। ठीक है, एक चक्कर में यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस चला, हम उसको बोलेंगे तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। और अब देखेंगे 1 सेकंड में कितना चक्कर चल गया, हम उसको बोल देंगे आवृत्ति बोल देंगे। ठीक है, एक चक्कर में कितना दूरी चला, हम उसको बोलेंगे तरंग दैर्घ्य। और 1 सेकंड में कितना चक्कर चला, हम उसको बोलेंगे आवृत्ति। इसका फॉर्मूला कैसा होता है, E बराबर एच म्यू। हम इसको म्यू पढ़ते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी है ये, एच म्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट और म्यू आपका हो गया आवृत्ति। और या इसको ऐसे लिखिए एच सी बाई लेमडा, क्योंकि म्यू का वैल्यू होता है सी बाई लेमडा के बराबर। हम इसको आगे देख लेंगे कभी। आप यूँ समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आवृत्ति के। इसका मतलब जिसका आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगा उसके पास अच्छा खासा एनर्जी रहेगा। तो जो गामा रे है उसका आवृत्ति बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करता है, इसके पास अच्छा खासा एनर्जी होता है, अच्छा खासा ऊर्जा होता है। इतना ऊर्जा होता है कि अगर वो लाइट हमारे शरीर से गुजरे तो हमारे हड्डी को भी पार कर जाएगा वो। इसलिए बोलते हैं भेदन क्षमता, मतलब इस पार से उस पार जाने की क्षमता, इसी को बोलते हैं भेदन क्षमता। तो सबसे ज़्यादा गामा रे का होता है। अब देखिए एक्सरे, आप एक्सरे पता ही होगा, एक्सरे कहाँ यूज करते हैं, मेडिकल में। मेडिकल में क्या होता है, बेसिकली जो एक्सरे है हमारे मसल्स को, हमारे स्किन को पार करता है, लेकिन हमारे बोन्स को, हमारे हड्डी को पार नहीं कर पाता। लेकिन जो गामा रे है वो हमारे हड्डी को भी पार कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इतना एनर्जी होता है, लेकिन इसका वेवलेंथ, इसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होता है, इसलिए वो इतना नीचे आ ही नहीं पाता है। नहीं तो अगर ये मान लेते हैं एक्सरे
फिर आपका ये गामा रे, अगर वो नीचे आता तो हम लोग का डेली एक्सरे होते रहता है, ठीक है। ये हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है। लेकिन इसके पास इतना एनर्जी है कि वो काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर ही नहीं पाता है, इसलिए काफ़ी ऊपर में वो ख़त्म हो जाता है, वो नीचे आ ही नहीं पाता। उसके बाद हमारा आता है अल्ट्रा वायलेट रे, हम इसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरण। जो पराबैंगनी किरण है वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन कैंसर को बढ़ावा देता है। हम इसी अल्ट्रा वायलेट रे की वजह से, इसी पराबैंगनी किरण की वजह से इंसान को अगर उसके शरीर में पड़ गया वो किरणें तो उसको हो जाएगा स्किन कैंसर। और उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओजोन लेयर का यूज करते हैं। हमारे स्ट्रेटोस्फीयर, अगर हम बात करें ये हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ से यहाँ तक, तो पहला लेयर ट्रोपोस्फीयर और सेकेंड हमारा स्ट्रेटोस्फीयर। उसी स्ट्रेटोस्फीयर में समताप मंडल में लगभग 4 किलोमीटर मोटाई तक वहाँ मिल जाएगा आपको ओजोन लेयर। वही ओजोन परत इसको रोक के वापस भेज देता है, जिससे हम लोग बच पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता हमारा विजुअल रे। सब सन का लाइट ही है, ये सब बेसिकली लाइट है। इसमें हम सिर्फ इसको देख पाते हैं, बाकी सबको हम देख नहीं पाते हैं, हमारा आँख होता देख ही नहीं पाता इस चीज़ को, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं विजुअल रे। विजुअल रे का मतलब इसको हिंदी में बोलते दृश्य प्रकाश। इसी विजुअल रे में 7 रंग का कलर होता है, इसी को बोलते हैं विविग्योर। वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको बोलते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और आपका नारंगी और आपका रेड हो गया। और ये जो 7 रंग हैं ये आपको एक्सोस्फीयर मतलब अर्थ के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत से दिखना शुरू हो जाता है। मतलब जो हमारा दृश्य प्रकाश है वो हमारे वायुमंडल से दिखना शुरू हो जाता है, ओके। अब बात करते हैं जो मेरे पास ये 3 एक्स्ट्रा है, हम इसको एक कैटेगरी में रखते हैं। बेसिकली इसका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। एक को बोलते हैं इंफ्रारेड, एक को बोलते हैं रेडियो वेव और एक को बोलते हैं माइक्रोवेव। अच्छा, आप इसको एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, और नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति बढ़ते जाएगा। तो इसका सबसे ज़्यादा आवृत्ति, फिर कम, फिर कम, फिर कम, बहुत कम। तो इसका आवृत्ति सबसे ज़्यादा, इसका सबसे कम। लेकिन तरंगदैर्घ्य में क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, इसलिए काफ़ी कम ही दूरी चलता है और ये काफ़ी दूर तक चल पाता है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा। आवृत्ति की बात करें तो ऊपर बढ़ते जाएंगे, हमारा आवृत्ति बढ़ते जाएगा, सबसे मैक्सिमम गामा रे में। लेकिन तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ऊपर सबसे कम, नीचे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ गया इंफ्रारेड। हम इसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त किरणें। जो अवरक्त किरणें हैं ये बेसिकली क्या करती है, हीट को कैरी करके नीचे आता है, ठीक है। तो जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी अवरक्त किरणें रिलीज करते रहता है हमेशा। आप देखे होंगे बेसिकली थर्मल इमेज कैमरा जानते होंगे ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लेते हैं बाहर का मौसम ठंडा है लेकिन एक कोई व्यक्ति है जो भाग रहा है, तो जो शरीर है हमारा वो क्या करता है, हमेशा अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है। जो ह्यूमन बॉडी है उसका लगभग 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो बाहर भले ही कितना ठंडा हो, बाहर भले ही कितना गर्मी हो, लेकिन हमारा शरीर कोशिश करता है कि हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखें 37 से, ना ज़्यादा होने दे ना कम होने दे। अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमको गर्मी लगना शुरू हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो हमको पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, ताकि अपना जो हमारा शरीर है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। अब बात करते हैं, अगर मान लेते हैं बाहर का मौसम ठंडा है लेकिन कोई इंसान क्या करा, बिल्कुल दौड़ रहा है वहाँ पे, तो उसका तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, उसके शरीर से क्या निकलता है, यही अवरक्त किरणें निकलती है। अब कुछ विशेष ढंग का कैमरा आता है, वो क्या करता है, उसी सिर्फ इंफ्रारेड को कैप्चर कर पाता है। तो भाई साहब बाहर तो बिल्कुल ठंडा था लेकिन उस व्यक्ति का सिर्फ रे उसको कैप्चर कर लिया, इसलिए रात होते हुए भी भले वो दिख नहीं रहा था लेकिन उसके शरीर से ये लाइट तो निकल रहा था ना, कैमरा कैप्चर कर लिया। तो हम बोलते हैं अच्छा वहाँ पे कोई है, कौन है नहीं है वो पता नहीं, लेकिन सेफ से अनुमान लगाते हैं कि कोई इंसान होगा या फिर कोई एनिमल्स होगा। तो इंफ्रारेड का यूज हम लोग कैमरा में भी करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हीट है, जब इंफ्रारेड हमारे अर्थ में पहुँचता है तो इसे बेसिकली बादल और या फिर कुछ पानी वगैरह इसको हीट को एब्जॉर्ब करके हमारे अर्थ पर रख लेता है। मतलब पानी और अर्थ हमारा पृथ्वी दोनों मिलके उसी रे को मतलब हीट को अपने पास रोक के रखता है, अवशोषित करके रखता है, ठीक है। उसके बाद रेडियो और माइक्रो, अब दोनों को समझ लिए, इस दोनों का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं अपना कम्युनिकेशन सिस्टम में। हम जब बात करते हैं फ़ोन से या फिर टेलीविज़न देखते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ से एक सिग्नल भेजते हैं। तो सिग्नल कहाँ जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे क्या लगा हुआ, सेटेलाइट लगा हुआ। वही सेटेलाइट क्या करता है, सिग्नल को इसके थ्रू लेके आता है और इसी के थ्रू वापस हमारे अर्थ पे भेज भी देता है।
तो टेलीविज़न हमारा हो गया, रेडियो सिग्नल वगैरह हो गया, या जो भी सेटेलाइट वगैरह हो गया, वो सब कहीं ना कहीं जो मैसेज वगैरह होता है हमारे अर्थ पे, वो बेसिकली इसी की वजह से भेजता है। तो ये हमारा पांचवा हो गया। हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे फिजिक्स में। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, इतने ढंग का लाइट हमारे अर्थ पे पहुंचता है, इसी में से सिर्फ इकलौता यही है जिसको हम देख पाते हैं। बाकी सबको देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, उसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि, वो चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, अब हम ये देखेंगे बेसिकली क्या क्या वजह है, किस किस वजह की वजह से, मतलब कौन कौन सा ऐसा कारण है कि हम ये बोलते हैं कि ठीक है कहीं पे सन का लाइट ज़्यादा पड़ता है, कहीं पे सन का लाइट कम पड़ता है। बेसिकली अब हम रीजन देखेंगे, हम फैक्टर देखेंगे जो कहीं ना कहीं इंसोलेशन को अफेक्ट करता है, या जिसकी वजह से इंसोलेशन अर्थ पे कहीं ज़्यादा और कहीं कम होता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात यहाँ तक समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका आपको मे भी साफ साफ ना देखे, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको बिल्कुल HD में एक इमेज ले लिया है, उसका स्क्रीनशॉट मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। आप उसको ड्राइव से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। ठीक है, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं फिर से। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन ऑन द अर्थ। कौन कौन सा ऐसा वजह है जिसकी वजह से सूर्य तप या फिर जो इंसोलेशन है उसको इफेक्ट करता है ये। ठीक है, तो पहला वजह है हमारा पृथ्वी का झुकाव। जो हमारा अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुकाव, ये पता ही होगा आपको। तो जो सन है, सन का लाइट हमारे अर्थ पे इस वजह से थोड़ा सा कम पहुंचता है, कहीं कहीं पे पोल पे, ध्रुव के, चाहे बात करते हैं नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिण ध्रुव, यहाँ पे सन का लाइट कम पहुंचता है क्योंकि अर्थ झुका हुआ है। अगर मान लेते अर्थ झुका नहीं होता, अगर बिल्कुल ऐसे होता तो सन का लाइट बिल्कुल बराबर पड़ता दोनों साइड, लेकिन अर्थ तो झुका हुआ है, इसलिए सन का इंसोलेशन ध्रुव पे थोड़ा सा कम हो पाता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ झुका हुआ है, इसी पृथ्वी के झुकाव की वजह से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसी वजह से ध्रुव पे थोड़ा सा कम होता है इंसोलेशन, मतलब कम सन का लाइट पहुंचता है, और भूमध्य रेखा पे थोड़ा सा ज़्यादा पहुंचता है। ओके, अब बात करते हैं चेंजेस इन सीजन। सीजन में बदलाव मतलब ऋतु में परिवर्तन की बात करते हैं। बेसिकली 6 महीने की बात करें, 6 महीने का गैप पे मेनली 2 सीजन, एक गर्मी का एक ठंड का, मौसम में चेंज होता है। ऐसे तो बेसिकली 4-5 ढंग का भी होता है, ऑटम भी आपका हो गया, एक स्प्रिंग हो गया, एक आपका मानसून हो गया, लेकिन बेसिकली हम 2 की बात करें, गर्मी और ठंडी। अब गौर समझिएगा, यहाँ पर 6 महीने का गैप हो गया। अगर अर्थ की बात करें, ये हमारा अर्थ, तो सन का लाइट कभी बिल्कुल यहाँ पे अच्छा खासा पड़ेगा तो यहाँ होगा गर्मी, यहाँ ठंडी। सन का लाइट कभी यहाँ पे खूब पड़ेगा तो यहाँ गर्मी, यहाँ ठंडी। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हमारा साउथ पोल में, साउथ पोल की बात करें, साउथ हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है, और इंडिया की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में। अगर सन का लाइट हम बात करें अगर जून जुलाई के आसपास, तो कहाँ पड़ता है, लगभग उत्तरी ध्रुव में पड़ता है अच्छा खासा, तो वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी गर्मी होगी, इंडिया में काफ़ी गर्मी होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों को काफ़ी ठंडी पड़ेगी वहाँ पे। तो बोल सकते हैं ना कि गर्मी का सीजन अगर इंडिया में है तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे ठंड पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे सन का लाइट थोड़ा सा कम जाएगा, वहाँ पे इंसोलेशन कम होगा। तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि इसी ऋतु में चेंज की वजह से, सीजन में चेंज की वजह से, जहाँ पे कम लाइट पहुँचता है, जहाँ पे ठंडी होते हैं वहाँ पे इंसोलेशन कम, और जहाँ पे गर्मी वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तीसरी बात रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण की बात करते हैं। अब ऐसा है नहीं कि अर्थ बिल्कुल गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है। सन अगर यहाँ है तो अर्थ बिल्कुल ऐसे चक्कर लगाता है, हम इसको बोलते हैं इलिप्टिकल शेप बोलते हैं, या फिर दीर्घ वृत्ताकार बोल सकते हैं। अब मुझे बताइए, जैसे सन यहाँ पे, अर्थ यहाँ पहुँचेगा, कभी यहाँ पहुँचेगा, कभी यहाँ पहुँचेगा। जब सन से काफ़ी दूर रहेगा, जब हमारा अर्थ अगर सन से काफ़ी दूर है तो सन का लाइट इसके पास कम ही पहुँचेगा ना, तो यहाँ पे इंसोलेशन कम होगा, और जब सबसे करीब होगा तो वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे हीट ज़्यादा पहुँचेगा। तो सिंपल सी बात, परिक्रमण की वजह से अगर पृथ्वी सन से काफ़ी दूर तो इंसोलेशन कम, और सबसे करीब तो इंसोलेशन ज़्यादा। आपको पता है जब सन पृथ्वी के बहुत करीब होता है तो हम इसको बोलते हैं उपसौर, और इसको बोलते हैं अपसौर। ठीक है, अब देखते हैं पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन है ये किसी किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है, ऐसा नहीं हर जगह हो जाएगा। आप जैसे बात करते हैं किसी शहर की बात करते हैं, शहर में क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे ढेर सारा फैक्ट्री वगैरह है, ढेर सारे वहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का हवा हो जाता है गंदा। जब वहाँ का हवा गंदा हो जाएगा तो वहाँ हो जाएगा पॉल्यूशन। जब पॉल्यूशन होगा तो उसके हवा में ढेर सारे धुआं से फैल जाएंगे। आप कोहरा समझिए एक तरीके से, तो सुबह सुबह क्या होता है, उसे बिल्कुल फैल जाएगा, चारों तरफ से फैल जाएगा, तो सन का लाइट नीचे ठीक से पहुँच नहीं पाएगा। तो अगर वहाँ पर धुआंसा है,
अगर वहाँ पे पॉल्यूशन है, अगर वहाँ पे गंदगी है, तो भी सन का लाइट वहाँ से ठीक से पहुँचता नहीं। तो हम बोल सकते हैं अगर वहाँ पे पॉल्यूशन है तो भी इंसोलेशन वहाँ पे कम होगा। आगे मेरी बात समझ में, आप इसका एक ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगा अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की। चलिए, गुड नाइट, सी यू सून, थैंक यू।